अस्सलाम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 फेडरल बोर्ड है और इसका लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम वेस्पर थ्योरी के जो पास्टुलेट्स हैं उनको सीखेंगे। वेस्पर थ्योरी का इंट्रोडक्शन और उसकी पास्टुलेट को समझेंगे। उससे पहले कहूँगा चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फेलोज के साथ शेयर करना मत भूलें ताकि मैक्सिमम बच्चों का बेनिफिट हो सके। तो चलें बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। टॉपिक हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है और शॉर्ट फॉर्म में वेस्पर कहते हैं। इंट्रोडक्शन की तरफ चलें तो ये थ्योरी सजेस्टेड बाय सिजविक एंड पॉवेल, इन दो साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस कराया 1940 में। ये बात एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो शेप्स हैं मॉलिक्यूल्स या आयंस की वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो तरह के होते हैं तो दोनों के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये शेयर्ड पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती हैं और लॉन पेयर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। किसी भी एटम के आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हों उन्हें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है और जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हो उन्हें लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स की शेप है, आयंस की शेप है, वो शेयर्ड पेयर के ऊपर भी डिपेंड करती है और लॉन पेयर के ऊपर भी डिपेंड करती है। और ये लॉन पेयर और ये शेयर्ड पेयर होगा किसका? सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम के लॉन पेयर, सेंट्रल एटम का शेयर्ड पेयर। अब ये सेंट्रल एटम कौन सा होता है आगे हमने डिटेल से पढ़ना है। यहाँ पे चूंकि जिक्र आया तो मैं थोड़ा सा बता दूं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एक दफ़ा है और ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं। तो कार्बन यूँ सेंटर पे मौजूद है, उसके साथ ऑक्सीजन के दो एटम डबल बॉन्ड के साथ जो है वो अटैच्ड है। तो यहाँ पे कार्बन जो है वो एक दफ़ा मौजूद है, सेंटर के ऊपर मौजूद है, ये सेंट्रल एटम कहलाता है। और ऑक्सीजन उस सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए हैं, इन्हें सराउंडिंग एटम्स बोला जाता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल या आयन की अगर हमने ज्योमेट्री डिटरमिन करनी है तो हमने ये देखना है कि सेंट्रल एटम के ऊपर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं और उसी सेंट्रल एटम के ऊपर जो लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं। उनको मालूम करने के बाद हम उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो दो साइंटिस्ट गिल्स्पी और नीहोल्म, इन्होंने 1957 में ये बात प्रपोज की कि जो अरेंजमेंट है एटम्स की किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वो किस चीज़ के ऊपर हम डिटरमिन करते हैं। तो वो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल ऑफ आयन वो मेनली डिपेंड करती है जो रिपल्सिव इंटरेक्शंस हैं इलेक्ट्रॉन्स पेयर के दरमियान में। और इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से? वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम। वही बात जो ऊपर हमने की है सेंट्रल एटम से रिलेटेड, वही कि सेंट्रल एटम के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन और किसी भी एटम के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं। तो यहाँ हमने बात करनी है सेंट्रल एटम की। तो सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दो ग्रुप के, एक लॉन पेयर और एक बॉन्ड अप पेयर। बॉन्ड पेयर जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, लॉन पेयर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। तो जो एटम्स की अरेंजमेंट है कि एटम्स किस तरह उस मॉलिक्यूल में अरेंज होते हैं ये डिपेंड करता है सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। और वैलेंस शेल में लॉन पेयर भी और बॉन्ड अप पेयर भी। ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं पास्टुलेट्स की तरफ। अब बुक में जो पास्टुलेट्स हैं वो हैं पॉइंट्स की सूरत में, बुलेट्स की सूरत में। मैंने उन्हीं पास्टुलेट्स को उठा के अरेंज कर दिया है हेडिंग्स के अंदर। तो आपने पहले ये हेडिंग्स तैयार कर लेनी है, हेडिंग्स के बाद फिर उनका जो कंटेंट है नीचे वो आप तैयार कर सकते हैं। तो पहली जो हेडिंग है वो है कि किस तरह से अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो पहली हेडिंग अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है। तो देखते हैं क्या है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं किसी भी सेंट्रल एटम में, पॉली वैलेंट एटम, वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि जितना वो एक दूसरे से दूर रह सके उतना वो दूर होने की कोशिश करते हैं। और इसका मकसद क्या है? ताकि जो उनके दरमियान में रिपल्शन है वो कम से कम हो सके। ज़रा समझें इन बातों को, एक एक लफ्ज़ जो है वो यहाँ पे समझने वाला है। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंट्रल पॉली वैलेंट एटम ये क्या चीज़ है, इसी से बात फिर आगे लेके चलेंगे।
सेंट्रल तो अभी आपको मैंने ऊपर समझा दिया कि सेंट्रल एटम एक ऐसा एटम रहता है जो एक ही टाइम अपेयर होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम जनरल बात करें तो ए हो गया। यहाँ पे वैलेंट का वर्ड है वो वैलेंसी के लिए है। वैलेंसी जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से निकलती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में जितने हों तो उसको हम उसकी वैलेंसी बोलते हैं। और वैलेंसी नंबर ऑफ बॉन्ड्स की इक्वल भी होती है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पता चलता है कि वो एटम कितने बॉन्ड्स बनाएगा। मिसाल के तौर पे मैग्नीशियम है, उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, उसकी वैलेंसी 2 है। कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाएगा, तो कार्बन की वैलेंसी जो है वो कितनी है, 4। अब मोनोवैलेंट भी होते हैं, डाईवैलेंट भी होते हैं, ट्राईवैलेंट भी होते हैं। जो मोनोवैलेंट होते हैं वो एक बॉन्ड बनाते हैं, जो डाई वैलेंट होते हैं उनकी वैलेंसी 2 होती है, ट्राई वैलेंट की 3 होती है, 4 वैलेंट की टेट्रा वैलेंट की जो है वैलेंसी 4 होती है। तो जिसकी 1 है वैलेंसी, जो एक बॉन्ड बनाता है, वो मोनोवैलेंट है। याद रखिएगा वेस्पर थ्योरी में हमें मोनोवैलेंट से कोई काम नहीं है। वेस्पर थ्योरी जो है वो पॉली वैलेंट के लिए है, पॉली वैलेंट 1 को छोड़ के 2 3 4 आगे। तो खैर पॉली वैलेंट सेंट्रल एटम कौन सा होगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से ज़्यादा हो, जो कम से कम 2 बॉन्ड बनाता हो या 2 से ज़्यादा बॉन्ड बनाता हो, वो सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम होगा। अब सेंट्रल पॉलीवैलेंट जो एटम है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप को स्पेस में इस तरह अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान में डिस्टेंस मैक्सिमम रहे, मैक्सिमम अपार्ट हो एक दूसरे से। यहाँ पे हम सेंट्रल एटम ए ले लेते हैं और उस सेंट्रल एटम के आसपास कुछ हम पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अरेंज कर लेते हैं। 2 पेयर्स ले लेते हैं, एक पेयर यहाँ पे और एक पेयर यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो इस पहली स्टेटमेंट जो है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें बताती है कि किसी भी सेंट्रल एटम में जो पॉलीवैलेंट एटम हो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स वो अपने आप को मैक्सिमम अपार्ट रखेंगे। जितना वो एक दूसरे के दरमियान में डिस्टेंस मैक्सिमम कर सकते हैं उतना मैक्सिमम डिस्टेंस करेंगे। वजह ताकि उनके दरमियान में रिपलियन जो है वो मिनिमम रहे। 2 पेयर्स के दरमियान में रिपलियन को मिनिमाइज करने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए रिपलियन मिनिमाइज करनी है, और रिपलियन को मिनिमाइज करने के लिए जो उनके दरमियान में डिस्टेंस है वो मैक्सिमम करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को मैक्सिमम दूर रखते हैं ताकि रिपलियन मिनिमम हो सके। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के जहन में क्वेश्चन आएगा, सर ये तो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन के पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठे कैसे हो सकते हैं, जुड़ कैसे सकते हैं। तो भाई पिछले चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का टॉपिक पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के टॉपिक के अंदर हमने एक रूल पढ़ा, तो वो रूल हमें बताता है कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जब पेयर अप होते हैं तो अपोजिट स्पिन के साथ होते हैं, सेम स्पिन के साथ हो ही नहीं सकते। अपोजिट स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ पेयर बनाते हैं तो उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो उनका मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। एक चार्ज्ड पार्टिकल जब स्पिन करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर वो क्लॉकवाइज के स्पिन के साथ मूव कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा जब उसके साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन रख के एक दूसरे के साथ पेयर कर सकते हैं। अच्छा, पेयर अप होने का ये मतलब भी नहीं है कि दोनों बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, उनके दरम्यान में बॉन्ड वो एल्फी लग जाएगी, फिजिकली जुड़ जाएंगे, फिजिकली नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आते हैं, इसको हम कहते हैं पेयर अप होना। अब एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ है, स्टिल ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली जुड़े हुए हैं, स्टिल उनके दरम्यान में डिस्टेंस जो है, एक रीजनेबल डिस्टेंस जो है वो मौजूद होता है, लेकिन अपोजिट स्पिन के साथ एक ही ऑर्बिटल में आ जाते हैं तो हम कहते हैं वो पेयर अप हो गए हैं। तो एक ये पेयर अपोजिट स्पिन के साथ, एक पेयर ये अपोजिट स्पिन के साथ, ये दोनों पेयर्स अगर एक दूसरे के करीब आएंगे तो रिपलियन काज करेंगे। तो उस रिपलियन को मिनिमाइज करने के लिए ये दोनों पेयर्स एक दूसरे से दूर रहेंगे। ये पहली पोस्टुलेट्स है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट पोस्टुलेट पे देखें। नेक्स्ट पोस्टुलेट हमें बताती है शेप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स।
कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो कितनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसको देखें हम, तो एक जो नॉन बॉन्डिंग पेयर है, नॉन बॉन्डिंग जो बॉन्डिंग में शामिल नहीं हुआ, उसी नॉन बॉन्डिंग को लॉन पेयर भी कहते हैं। तो एक जो नॉन बॉन्डिंग पेयर है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर टू बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो तरह के इलेक्ट्रॉन के ग्रुप्स हम लेते हैं सेंट्रल एटम के आसपास। सेंट्रल एटम के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में शामिल हो चुके हैं वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में शामिल नहीं हुए वो लॉन पेयर कहलाएंगे, नॉन बॉन्डिंग कहलाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ अमोनिया की। यहाँ पे हम उसको ले लेते हैं। तो अमोनिया NH3 होता है। नाइट्रोजन जो है ये ग्रुप नंबर 5 के पास 5 का मेंबर है। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में। उन 5 इलेक्ट्रॉन में से तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में शामिल हो जाते हैं हाइड्रोजन के साथ। 3 हाइड्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन उसके शेयर हो जाते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस के वो बॉन्डिंग में शामिल नहीं होते, वो बॉन्ड नहीं बनाते, तो हम उनको अलग रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर बॉन्डिंग में शामिल हो गया तो ये बॉन्ड पेयर कहलाता है। ये भी बॉन्ड पेयर है, बॉन्डिंग में शामिल हो गया। ये भी बॉन्ड पेयर है, बॉन्डिंग में शामिल हो गया। लेकिन नाइट्रोजन के ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में शामिल नहीं हुए, इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। लॉन अकेले को कहते हैं, लॉनली इसी में से निकला है, तन्हाई या अकेला होना। तो लॉन अकेला यानी जिसने शेयरिंग ना की हो, जो बॉन्डिंग में शामिल ना हुआ हो। तो अब ये जो दूसरा पॉइंट है स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये बताता है कि ये जो लॉन पेयर है ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। वजह क्या है? यहाँ पे हम दोबारा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ एक बॉन्ड पेयर को जो है वो स्पेसिफाई करूँगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, बाकी मैं सिंप्लिसिटी के लिए उनको उनको यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा। ये हमारा आ गया बॉन्ड पेयर, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का पेयर बन गया बॉन्ड पेयर। और यहाँ पे मैंने शो कर दिया है ये लॉन पेयर जो बॉन्डिंग में शामिल नहीं हुआ। अब सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग जो लॉन पेयर है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। रीज़न क्या है? अब ज़रा देखें, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर कौन कौन से एटम्स हैं जो इस बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट कर रहे हैं? ये बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में है। इस बॉन्ड पेयर को हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो है वो भी अट्रैक्ट कर रहा है। इस बॉन्ड पेयर को नाइट्रोजन का न्यूक्लियस जो है वो भी अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दो एटम्स के दरमियान में या दो न्यूक्लियाई के दरमियान में। तो नाइट्रोजन का न्यूक्लियस भी इसको अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी इसको अट्रैक्ट करेगा। जबकि लॉन पेयर को देखें, लॉन पेयर ये तो दो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के, इनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के न्यूक्लियस की है। तो लॉन पेयर के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो एक न्यूक्लियस की है, जबकि बॉन्ड पेयर के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो दो न्यूक्लियाई की है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी नाइट्रोजन का न्यूक्लियस भी। चूंकि बॉन्ड पेयर के ऊपर दो न्यूक्लियाई की अट्रैक्शन होती है, लिहाजा वो कहीं दूर तक अपने आप को फैला नहीं सकता, वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसकी मोशन भी रिस्ट्रिक्टेड होती है, उसकी स्पेस भी रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो कहीं दूर तक नहीं जा सकता। और जो लॉन पेयर है उसके ऊपर चूंकि एक ही न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है, वो बॉन्डिंग में तो शामिल नहीं हुआ, तो वो एक एटम का लॉन पेयर है, तो एक एटम का है तो एक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उस पर होगी, लिहाजा उस पर कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कंपैरेटिवली, तो वो ज़्यादा अपने आप को स्पेस के अंदर फैला सकता है, लिहाजा लॉन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब हम तीसरी जो पॉइंट है, तीसरी पास्टुलेट है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पास्टुलेट हमें बताता है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री कैसे पता चलती है। तो जो लॉन पेयर्स हैं और जो बॉन्ड पेयर्स हैं, दोनों ही मॉलिक्यूल या आयन की ज्योमेट्री को डिटरमिन करने में अपना रोल प्ले करते हैं। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ आयन डिपेंड्स ऑन बोथ
लॉन पेयर्स एज वेल एज बॉन्ड पेयर्स, लेकिन किसके भैया? सेंट्रल एटम के। जो बॉन्ड पेयर हैं, जो लॉन पेयर हैं सेंट्रल एटम के, ये डिटरमिन करते हैं कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी। नंबर 4, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपलियन। लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपलियन है। पॉइंट 1 में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये मैक्सिमम अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं, तो हमने ये चेक करना है कि डिफरेंट तरह के पेयर्स में जो रिपलियन आती है तो वो कितनी आती है और उसका ऑर्डर क्या है। तो ज़रा इसको देखें। तो जो मैग्नीट्यूड है रिपलियन का इलेक्ट्रॉन पेयर्स में, वो कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो लॉन पेयर इसमें मैक्सिमम रिपलियन होगी। लॉन पेयर में मैक्सिमम रिपलियन, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में दरमियानी इंटरमीडिएट, और बॉन्ड पेयर में रिपलियन जो है वो सबसे कम होती है। ये पास्ट पेपर में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा चुका है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझना और याद रखना है। अभी ऊपर एक पॉइंट में हमने सीखा कि लॉन पेयर जो है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लिहाजा उन पे चूँकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है बॉन्ड पेयर के मुकाबले में, तो अपने आप को स्पेस में ज़्यादा फैला सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो यही रीज़न आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लॉन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, दूसरा लॉन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, और लॉन पेयर के ऊपर एक न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरे लॉन पेयर के ऊपर भी एक न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लिहाजा ये जब आमने सामने आएंगे तो इनमें जो रिपलियन है वो मैक्सिमम होगी। यहाँ पे आप देख लें सेंटर पे, तो लॉन पेयर एक न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके ऊपर बॉन्ड पेयर, इसके ऊपर दो न्यूक्लियाई की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लॉन पेयर ईजी टू मूव है, बॉन्ड पेयर थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, लिहाजा इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ रिपलियन आएगी वो ज़रा इंटरमीडिएट की आएगी। और बॉन्ड पेयर में देखें तो बॉन्ड पेयर जो है ये भी रिस्ट्रिक्टेड है दो न्यूक्लियाई के दरमियान में, दूसरा बॉन्ड पेयर ये भी रिस्ट्रिक्टेड है दो न्यूक्लियाई के दरमियान में, लिहाजा इनमें जो रिपलियन है वो कम से कम होगी, मिनिमम रिपलियन होगी। इस बात को सादा अल्फाज में मैं यूँ समझा देता हूँ आपको कि ट्रैफिक में आपने देखा होगा सड़क के ऊपर जाते हुए बाज़ का किसी की गाड़ी किसी दूसरे को लग जाती है, तो वहाँ पे वो रुक जाते हैं और एक दूसरे से वो हाथापाई करना शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा। एक कहता है तुम्हारी गलती, दूसरा कहता है तुम्हारी गलती है। अब वो लड़ाई झगड़ा कहाँ ज़्यादा बढ़ता है उसको ज़रा देख लें। वो दोनों बंदे जिनकी दोनों की गलती हो, अगर दोनों बंदे जो लड़ रहे हैं अगर वो दोनों फारिग हैं, उन्हें कोई काम नहीं है, यानी उनके पास फ्री टाइम है शाम तक, उन्हें कोई कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, दोनों लॉन पेयर हैं, तो उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है कहीं पहुंचने की, तो वो खूब लड़ाई झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, और वो बात जो है उनकी दूर तक जाएगी, बहुत फैलेगी, उनके दरम्यान में रिपलियन जो होगी, उनके दरम्यान में जो लड़ाई झगड़ा होगा वो बहुत ज़्यादा फैलेगा। दोनों फारिग हैं, दोनों को कहीं पहुंचने की टेंशन नहीं है, लिहाजा दोनों अपना टाइम जो है खूब वहाँ लड़ाई झगड़े में बर्बाद करेंगे, कोई दूसरे से माफ़ी नहीं मांगेगा। अब लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में देख लें, तो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में बॉन्ड पेयर जो है इसको चूँकि दो न्यूक्लियाई के दरमियान में ये अट्रैक्टेड है, इसको कहीं पहुंचने की जल्दी है, ऑफिस में इसको जाना है, और लॉन पेयर जो फारिग है 24 घंटे इसके पास जो है वो वेले हैं, कोई काम नहीं है इसे, तो यहाँ लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस जो कम है, यहाँ बॉन्ड पेयर अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करेगा, लॉन पेयर झगड़ा करने की कोशिश करेगा। क्योंकि एक तरफ झगड़ा हो रहा है, दूसरी तरफ बंदा चाहता है कि वो किसी तरह जान छुड़ा के निकले, तो यहाँ रिपलियन का आर्डर जो है, लड़ाई का आर्डर जो है वो कम होगा, आखिरकार वो लड़ाई थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर देखें बॉन्ड पेयर, तो ये बॉन्ड पेयर इसे भी पहुंचने की जल्दी है, ये बॉन्ड पेयर इसे भी पहुंचने की जल्दी है, ज़रूरी काम है, फजूल कामों में लड़ाई झगड़ों में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो दोनों एक दूसरे को कहेंगे भाई अच्छा सॉरी मेरी गलती, दूसरा कहेगा सॉरी मेरी गलती, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हुआ, दोनों आगे चल जाएंगे। तो यहाँ पे लड़ाई जो है वो मिनिमम, यहाँ पे दरमियानी सी, और यहाँ मैक्सिमम। ये सुबह गाड़ी लगी है तो हो सकता है इनका झगड़ा शाम तक भी चलता रहे। तो इस तरह आप इनको इस ऑर्डर को आसानी से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आता है ऑर्डर का विद रीज़न विद लॉजिक, तो मैंने आपको बता दी। लॉन पेयर जो है ज़्यादा स्पेस उसने ऑक्यूपाई की होती है, और दैट इज़ लॉन पेयर
इज शेयर्ड बाय या अट्रैक्टेड बाय ओनली वन न्यूक्लियस, जबकि बॉन्ड पेयर कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है एंड बॉन्ड पेयर इज अट्रैक्टेड बाय टू न्यूक्लियाई क्योंकि वो बॉन्डेड है। ये लॉन पेयर है, इसकी वजह से सारी गड़बड़ होती है। लॉन पेयर काजेस डेविएशन, डेविएशन क्या, फ्रॉम आइडियल बॉन्ड एंगल्स, दो बॉन्ड पेयर के दरमियान में जितना एंगल बनना चाहिए लॉन पेयर आके वहाँ गड़बड़ कर देता है। मिसाल के तौर पे ए के बाहर जो है वो दो सराउंडिंग एटम है, उन्होंने अपने आप को मैक्सिमम दूर रखना है, तो बी के जो बॉन्ड पेयर हैं वो मैक्सिमम अगर एक दूसरे को दूर रखना चाहें, दो ही तो हैं, तो मैक्सिमम दूर रखना चाहें तो आमने सामने आ जाएंगे। इनके दरमियान में जो एंगल बनेगा वो फिर 180 डिग्री का बनेगा, अपोजिट है तो अपोजिट पे 180 डिग्री का एंगल बन गया। अब यहाँ गड़बड़ कब होगी, गड़बड़ तब होगी अगर इस ए में एक लॉन पेयर आ जाए। यहाँ पे ये लॉन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इधर भी रिपेल करेगा और लॉन पेयर इधर भी रिपेल करेगा, जिसके नतीजे में बी को दोनों तरफ से पुश मिलेगा और बी जो है बजाय एग्जैक्टली आमने सामने रहने के थोड़े थोड़े अंदर की तरफ आपस की तरफ पुश हो जाएंगे, धकेल दिए जाएंगे और वहाँ पे जो लॉन पेयर है वो अपना विराजमान हो जाएगा, वहाँ पे टॉप पे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो लॉन पेयर देखें, अगर लॉन पेयर ना हो तो बी और बी मैक्सिमम एक दूसरे के दूर रहें, अपोजिट रहें, 180 मैक्सिमम एंगल के ऊपर रहें। लेकिन जैसे ही लॉन पेयर आया उसने बी को दोनों तरफ से इधर भी उधर रिपेल किया, जिससे बी के दरमियान में जो एंगल है वो रिड्यूस हो गया, अब 180 नहीं रहा, अब लेस देन 180 है, लेस देन 180, क्योंकि बॉन्ड पेयर ने आके जो आइडियल बॉन्ड एंगल होना चाहिए था, आइडियली बी और बी में 180 होना चाहिए था, उस आइडियल बॉन्ड एंगल से इसने डेविएशन करवा दी है, बात वहां से हटा दी है। और यह है कौन, लॉन पेयर की सारी खराबी है, इसने आके आइडियल बॉन्ड एंगल को चेंज करवा दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो दैट इज द बिहेवियर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स इन determining the geometry of molecule, shape of molecule। तो 2 electron pairs of double bond and 3 electron pairs of triple bond, ये आपने 9th के अंदर भी पढ़ा कि जो डबल बॉन्ड है वो 2 shared pair of electron से बनता है और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 3 shared pair of electron से बनता है। तो 2 electron pairs of double bond, 3 electron pairs of triple bond, they contain higher electron charge density, यहाँ इनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में। जो डबल बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, इसलिए कि भाई वहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। जो सिंगल बॉन्ड है उसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो डबल बॉन्ड में 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जारी बात है डबल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इस तरह ट्रिपल बॉन्ड जो है उसमें 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ट्रिपल बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के मुकाबले में डबल बॉन्ड ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, डबल के मुकाबले में ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अगर स्पेस ऑक्यूपाई करने का आर्डर हम निकाले तो ट्रिपल जो बॉन्ड है इसकी चूँकि चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन उसके ज़्यादा हैं, तो ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा 2 के मुकाबले में, और 2 ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा सिंगल के मुकाबले में। However, they behave like single electron pair in determining the geometry of molecules। मालिक्यूल की ज्योमेट्री डिटरमिन करने में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे, मिसाल के तौर पे देखें आप बेरिलियम क्लोराइड, यहाँ पे बी के पास कोई लॉन पेयर नहीं है, 2 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनेगी वो स्ट्रेट ज्योमेट्री बनेगी, लीनियर ज्योमेट्री बनेगी। सी और सी एल मैक्सिमम एक दूसरे से दूर रहेंगे 180 के एंगल के ऊपर। अब एक और एग्जांपल देख लें, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ 2 ऑक्सीजन एटम लगे होते हैं। यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे सेंट्रल एटम के पास, कार्बन के पास जस्ट लाइक बेरिलियम कोई लॉन पेयर नहीं है, ना बी के पास कोई लॉन पेयर था, ना
सी के पास, कार्बन के पास कोई लोन पेयर है और दो दो सराउंडिंग एटम है, तो यहाँ पे भी दोनों सराउंडिंग एटम अपोजिट मैक्सिमम अपार्ट होंगे, अपोजिट चले जाएंगे और यहाँ पे भी एंगल जो बनेगा 180 डिग्री के बनेगा। तो ऊपर भी लीनियर ज्योमेट्री, नीचे भी लीनियर ज्योमेट्री, ऊपर सिंगल बॉन्ड के साथ लीनियर ज्योमेट्री, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ लीनियर ज्योमेट्री। तो डबल बॉन्ड के आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ऊपर देखें, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड ने भी उसी तरह बिहेव किया जिस तरह सिंगल बॉन्ड ने बिहेव किया, कोई फर्क नहीं पड़ा डबल बॉन्ड के आ जाने से, ज्योमेट्री फिर भी लीनियर ही रही है। एक ट्रिपल बॉन्ड वाली भी एग्जांपल दे दूं, अल्काइंस में कार्बन और कार्बन में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड हम ले लेते हैं। आपने अल्केन अल्कीन अल्काइन पढ़े हैं 10th की केमिस्ट्री के अंदर, अल्केन अल्कीन और अल्काइन। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, चले यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगा के पूरा मॉलिक्यूल जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन हमारा फोकस जो है वो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर है। तो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ कार्बन और कार्बन की जो ज्योमेट्री है वो स्ट्रेट ज्योमेट्री है। इन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान में जो एंगल होगा वो 180 का होगा, सीधे सीधे होंगे। और इसी तरह यहाँ इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, ये भी 180 के ऊपर, इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, ये भी 180 के ऊपर। जिस तरह ये सिंगल बॉन्ड बिहेव कर रहा है उसी तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड भी बिहेव कर रहा है इन डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्योमेट्री पे कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ज्योमेट्री जो है वो सेम रहेगी। ज्योमेट्री जो है वो आती है वो उस ज्योमेट्री पे जो फर्क पड़ता है वो नंबर ऑफ लॉन पेयर्स एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर से फर्क पड़ता है। बाकी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप कि ये जो पोस्टुलेट्स हैं ये आपको समझ आई होंगी। मेरी कोशिश रही है कि आपको आसानी से इनको एक्सप्लेन कर दूं। ये बुक पे देखें तो जैसे मैंने कहा कि पॉइंट्स में लिखे हैं, लेकिन मैंने इनको 5 हेडिंग में डिवाइड कर दिया है। तो आप पहले ये 5 हेडिंग्स जो हैं ये याद कर लें और फिर इन 5 हेडिंग्स की डिटेल्स जो हैं कोशिश करें कि आप अपने वर्ड्स के अंदर उसको डिस्क्राइब कर लें, क्योंकि बिहेवियर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड जब आपको पता चल गया कि मल्टीपल बॉन्ड ने, डबल और ट्रिपल बॉन्ड ने किस तरह बिहेव करना है, तो बजाय नीचे जो लिखा हुआ कंटेंट है उसको रट्टा लगाने के, मेमोराइज करने के, इसको आप अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करें। कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो वेस्पर थ्योरी का पार्ट 2 है उसको कंटिन्यू रखेंगे और मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री जो है उसको डिटरमिन करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।